हेलो एवरीवन, वेलकम टू द्रोणाज आईएएस। आई होप आप सभी लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम उस टॉपिक के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में सुनने को मिला है, विच इज़ 27th अमेंडमेंट ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन। आखिर ये इतना चर्चा में क्यों था? इस वीडियो में आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा कि ये जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, ये इतना ज़्यादा अनसर्टेन क्यों कहा जा रहा है। जैसे इंडिया में आप लोग देखते हो कब 26 जनवरी 1950 के बाद से कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्टेंटली चलता चला जा रहा है, लेकिन वही पाकिस्तान पे देखोगे तो वहाँ पे कितने सारे कॉन्स्टिट्यूशन अब तक आ चुके हैं, मैं वो बताऊंगा इस वीडियो में। आपके साथ मैं चर्चा करूंगा कि यहाँ जो 27th अमेंडमेंट हुआ है, ये किस तरह से आसिफ मुनीर को कौन कौन सी एजेस देता है, कौन कौन सी पावर देता है, पर्टिकुलरली कहा जाए तो कैसे सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर कहा जा रहा है कि इस जो अमेंडमेंट हुआ है इससे हो सकता है। तो जब ये 27th अमेंडमेंट हुआ है तो इस आर्टिकल में आपको ये भी समझाऊंगा मैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वहाँ का, जिसे फेडरल कोर्ट भी कहा जा रहा है, तो उसकी क्या सिनेरियो बन चुकी है, अब उसको क्या और किस पोजीशन में डाला जा चुका है, मैं वो डिस्कस करूंगा आपसे। इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, बहुत ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट जो आज तक आपके सामने नहीं आ पाए हैं। कारण क्या है? क्योंकि आजकल जो न्यूज़ मीडिया वो आपको ये सारी चीज़ें शो नहीं करता है। वहाँ पे या तो सिर्फ बुराई हो रही है या तो सिर्फ बड़ाई हो रही है। आज इस वीडियो में आपको मैं एकदम न्यूट्रल तरीके से बताऊंगा कि जब इंडिया और पाकिस्तान एक साथ आज़ाद हुए तो किस तरीके से पाकिस्तान ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया और इंडिया ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन कैसे फ्रेम किया। तो आपको मैं दोनों चीज़ एकदम कंटेम्प्रेरी फॉर्मेट में बताते हुए चलूंगा, जिससे आपको एक अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। और इसी के साथ मैं आपको ये भी समझाऊंगा यूपीएससी पर्सपेक्टिव के लिए कैसे आप इस टॉपिक को और अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, यूपीएससी में कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। पर्टिकुलरली देखा जाए तो जीएस पेपर 2 में जो नेबरहुड के रिलेशंस होते हैं वहां पे काफी ज्यादा रिलेवेंट है। जो बच्चे इंटरव्यू में अपीयर हो रहे हैं उनके लिए काफी ज्यादा रिलेवेंट है टॉपिक, क्योंकि पता होना चाहिए। अगर आप नोटिस करोगे जीएस पेपर 2 में क्या लिखा है, कंपेयर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम विद दैट ऑफ अदर कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट डज दिस टर्म मीन्स? इसका साधारण सा मतलब होता है कि जो भारतीय संविधान है उसके अंदर जो प्रोविजंस हैं उन प्रोविजंस का कंपैरिजन करना है। ऐसा नहीं है कि बस आपको किताब उठा लेनी है कॉन्स्टिट्यूशन की, फिर दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन की किताब से उठा के कंपेयर करना है, ये नहीं होता। उसके अंदर के प्रोविजंस का कंपैरिजन होता है। तो आज मैं आपको ये दोनों चीज कराऊंगा, इतनी डिटेल में, इतने इत्मीनान से आपको समझाऊंगा कि बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको एक एक टॉपिक बहुत ही आसान, बहुत ही लेमन भाषा में समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आप बंगाल से बिलोंग कर रहे हैं, पर्टिकुलरली नॉर्थर्न बंगाल, और आप कंफ्यूज्ड हो रखे हैं कि किस तरीके से आप अपनी यूपीएससी की तैयारी को या यूपीएससी की तैयारी में एक एज डालें, तो यहाँ पर द्रोणाज आईएएस हमारे यहाँ पे एग्जैक्टली दिल्ली की वाइब्स पे हमारे जो फैकल्टीज़ हैं, पर्टिकुलरली वहाँ पे दिल्ली के, बंगाल के और डिफरेंट स्टैंडर्ड्स फैकल्टीज़ हमारे पास अवेलेबल हैं, जहाँ पे आप अपनी प्रीलिम्स की, मेंस की, इंटरव्यू की तैयारी बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट्स है, ऐसे राइटिंग, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, ये सब ऐसे डेडिकेटेड प्रोग्राम्स हैं जो कि बहुत ही अफोर्डेबल कोर्स फीस पे आपको अवेलेबल हैं। अगर आप दिल्ली में जाओगे, किसी भी जहाँ पे जाओ, अगर आप हिंदी मीडियम से होगे तो आप जाओगे कहाँ पे, मुखर्जी नगर में। इंग्लिश मीडियम में होगे तो मोस्ट प्रोबेबली आप ओल्ड राजेंद्र नगर में जाओगे। तो वहाँ पे जाके आप मंथ्स का इतना पे करोगे, आपकी ईयरली फीस कितनी ज़्यादा होगी कोचिंग में। वहीं पे हमारे यहाँ पे क्या है, वी आर प्रोवाइडिंग यूपीएससी कोचिंग एट द मोस्ट अफोर्डेबल कोर्स फी। तो आप एक बार हमारे पास कांटेक्ट करिए, जो भी आपके डाउट्स हैं हम आपके सभी डाउट्स को क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड का एक कॉन्टेक्स्ट समझाता हूँ, ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग तो हो ही सके कि ये है क्या। तो जो हमारा इन द सेंस जो पाकिस्तान में हम कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है। तो आप बोलोगे सर कॉन्स्टिट्यूशन 1973 का है, वहाँ पे तो 1947, 1950 में ही आना चाहिए। तो यहाँ पे आपको मैं दोनों चीज़ समझाता हूँ। हुआ क्या था, 1971 की बांग्लादेश वॉर के बाद जो वहाँ की पाकिस्तान की इलेक्टेड पार्लियामेंट थी, उन्होंने फिर से एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया गया था और वही कॉन्स्टिट्यूशन को अगस्त 1973 में अडॉप्ट कर लिया गया। किसके अंडर में? जो वहाँ के पीएम जुल्फिकार अली भुट्टो थे। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन आया था, इस कॉन्स्टिट्यूशन
ने पार्लियामेंट्री सिस्टम को एस्टैब्लिश किया था। क्वेश्चन उठता है सर व्हाट इज मीनिंग ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम? बेसिकली एक ऐसा सिस्टम है जहां पे पार्लियामेंट के पास पावर होगी। पार्लियामेंट क्या होगी? ऐसा समूह जहां पे लोगों मतलब जो आपके एमपीज होते हैं वो आप नियुक्त करोगे और वहां पे जा करके लोग बैठेंगे। और जब कह रहे हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, मतलब सरकार इस तरीके से बनेगी कि वहां पे लोग नॉमिनेट इन द सेंस आप लोग क्या करोगे, आप इलेक्शन में डायरेक्टली किसको वोट देते हो? वो लोग सर एमपी को देते हैं। तो एमपी जाके कहां बैठते हैं? पार्लियामेंट में बैठते हैं। वहां पे बैठने के बाद जब सारे एमपी एक जहां पे मतलब पर्टिकुलरली जो अलग अलग पार्टीज के होते हैं, तो जो भी पार्टी मेजॉरिटी में होती है वो नॉमिनेट करती है कि भैया हम अपनी पार्टी से इस इंसान को प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते हैं, तो उसको बोलते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो यहां पे 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का एस्टैब्लिशमेंट किया था, जिसमें पीएम जो थे उनको रियल एग्जीक्यूटिव बनाया था। और इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को पाकिस्तान का मोस्ट डेमोक्रेटिक और कंसेंसस बेस्ड कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। साथ ही साथ ये जो कॉन्स्टिट्यूशन आया था ये काफी ज्यादा न्यूमरस अमेंडमेंट से अंडरगो हुआ था। और इसका पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या था? पाकिस्तान की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और वहां पे मिलिट्री इंटरवेंशन। पाकिस्तान को सबसे ज्यादा अगर किसी चीज के लिए जाना जा रहा है तो भाई साहब यहाँ की मिलिट्री के लिए। इनकी मिलिट्री इतनी ज्यादा इंटरवीन करती है पॉलिटिक्स में, एग्जीक्यूटिव में, कि वहां पे वो चीज हर एक काम हो रहा है तो वहां पे मिलिट्री सबसे पहले आ रही है। तो ये चीज काफी ज्यादा शो करता है कि जब मिलिट्री इंटरवेंशन बहुत ज्यादा होगा तो किस तरीके से गवर्नेंस प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब यहां पे आपको समझाता हूं जो आपके पास्ट में अमेंडमेंट्स हुए थे किसके रिगार्ड में। मैंने बताया 1973 में कॉन्स्टिट्यूशन तो आ गया था, तो उसी कॉन्स्टिट्यूशन में 27th अमेंडमेंट हुआ है। तो 27th अमेंडमेंट जो हुआ है उससे पहले कौन कौन से अमेंडमेंट थे जो कि इससे रिलेट करते हैं, क्योंकि हमें ये दोनों पता होना जरूरी है। तो अब आपको मैं पहले 18th अमेंडमेंट बताता हूं। इस अमेंडमेंट में क्या हुआ? इस अमेंडमेंट को मोस्ट ट्रांसफॉर्मेटिव अमेंडमेंट कहा जाता है, क्योंकि यहां पे प्रेसिडेंशियल पावर को रिड्यूस कर दिया गया था, पार्लियामेंट की पावर को कहीं ना कहीं स्ट्रेंथन कर दिया गया था प्राइम मिनिस्टर के साथ। यहां पे पावर्स का डिवोल्यूशन हुआ था प्रोविंसेस में। बेसिकली कह सकते हो डिसेंट्रलाइजेशन हुआ था, पावर को सेंटर से स्टेट में क्या एक्सटेंड किया गया था। एजुकेशन, हेल्थ, लोकल टैक्सेस, नेचुरल रिसोर्सेज, इन सब की पावर प्रोविंसेस में दी गई थी। और इसी 18th अमेंडमेंट में फेडरलिज्म को और ज्यादा स्ट्रेंथन कर दिया गया था और जो सेंट्रलाइजेशन है उसको रिड्यूस कर दिया गया था। व्हाट डू मीन बाय सेंट्रलाइजेशन? मतलब यहां पे केंद्रीकरण, मतलब पावर एक इंसान के हाथ में करना। जब कह रहे हैं डिसेंट्रलाइजेशन, उसका अर्थ क्या है? यहां पे पावर को डिवाइड कर दिया जाएगा अलग अलग भागों में। तो ये तो हो गया 18th अमेंडमेंट। फिर होता है 26th अमेंडमेंट। किसमें? यही जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है। यहां पे क्या हुआ था? यहां पे जो ट्राइबल एरियाज थे और जो खैबर पख्तूनख्वा का एरिया था वहां पे उन सबको मर्ज किया गया। साथ ही साथ जो कोर्ट था वहां का उसके जुरिस्डिक्शन को एक्सपैंड किया गया, एक्सटेंड किया गया और रिप्रेजेंटेशन वहां पे दोबारा से रिस्ट्रक्चर किया गया। अब ये सुन के लग रहा हो सर कहीं ना कहीं यहां पे भी डिसेंट्रलाइजेशन को थोड़ा सा बोला जा सकता है बेसिकली। ठीक है, अब यहां पे क्या था? इसका मेन जो पर्पस था 26 का, ये क्या था? जो पाकिस्तान में ट्राइबल रीजन्स थे उनको इंटीग्रेट करना। कहां पे? जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेन स्ट्रीम है, ये नहीं होना चाहिए कि ट्राइबल रीजन्स अलग हो रखे हैं, डेवलपमेंट अलग तरीके से हो रहा है। तो ये जो 26 अमेंडमेंट था इसमें उद्देश्य ये था कि ट्राइबल रीजन्स को एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जोड़ना, कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम के साथ जोड़ना। तो ये सारी की सारी चीजें क्या है? ये सारी कह सकते हो स्टेज है जो सेट हुई थी कि क्यों 27th अमेंडमेंट जो है उसको सेंट्रलाइजिंग कहा जा रहा है। अगर हम कह रहे हैं भैया 27th अमेंडमेंट ना बहुत ही सेंट्रलाइजिंग है, तो उसके पहले भी तो कुछ ना कुछ होगा ना जो बता रहा होगा। तो उसके पहले 26 था जो कि सेंट्रलाइजिंग नहीं था, उसी के पहले 18th था जो कि डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर बात करता था। लेकिन अब यहां पे देखो 27th अमेंडमेंट आया है। अब ये जो अमेंडमेंट है ये बात किस चीज के ऊपर कर रहा है? ये बात कर रहा है सेंट्रलाइजेशन के ऊपर। ठीक है, तो अब यहां पे अगर आप नोटिस करोगे ये सारी चीजें इसी की जब हो रही थी उसी के साथ साथ पाकिस्तान की एक लॉन्ग हिस्ट्री है सिविल और मिलिट्री इम्बैलेंस की। कैसे? 1947 के बाद पाकिस्तान में मिलिट्री रूल को काफी एक्सपीरियंस किया है और पर्टिकुलरली कहा जाए तो हाफ ऑफ इट्स हिस्ट्री हैज बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय मिलिट्री। पर्टिकुलरली कुछ कूप्स अगर देखा जाए तो 1958 में,
1977 में और 1999 में, ये 3 पर्टिकुलर मिलिट्री कूप्स है। मतलब मिलिट्री ने गवर्नमेंट को हटा के ओवर पावर कर दिया। अब यहाँ पे डेमोक्रेटिक पीरियड्स तो थे ही, लेकिन जब जब डेमोक्रेटिक पीरियड थे उस समय मिलिट्री के पास उसकी पावर कहीं ना कहीं उतनी ही थी। मतलब इन्फ्लुएंस मिलिट्री का उतना ही रिटेन था। कहां पर? पर्टिकुलरली फॉरेन पॉलिसी में मिलिट्री का से था, नेशनल सिक्योरिटी में मिलिट्री का से था, इंटेलिजेंस एजेंसीज जो आईएसआई आप सुनते हो उसमें भी मिलिट्री का से था, सिविल एडमिन में कहीं ना कहीं था। और 27th में हमें ये चीज समझनी होगी कि मिलिट्री डोमिनेंस कहीं ना कहीं और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। और ये चीज कैसे हमें पता चल रही है? क्योंकि हिस्ट्री ही पाकिस्तान की ये चीज दिखाती है कि हमेशा से जो मिलिट्री है वहां की, उसने अपने पास इन्फ्लुएंस को काफी रखा हुआ है। अब जब इन्फ्लुएंस अपने पास रखा है पर्टिकुलरली अलग अलग एरियाज में, चाहे फॉरेन हो, नेशनल सिक्योरिटीज हो, तो ये चीज दिखाती है जो करंट हुआ है अचानक से नहीं हो गया है। ये एक सोची समझी, एक बोल सकते हो साजिश बोल सकते हो, या फिर एक सोचा समझा एक स्टेप है जो लिया गया है। ठीक है, यहीं पे अगर देखा जाए जुडिशरी का रोल, अब आपको एक बात पता होगी, जो गवर्नमेंट होती है उसका एक पर्टिकुलर काम करने का बेसिक तरीका होता है। अब अगर तरीके की बात करोगे तो उसमें 4th पॉइंट आता है। तो ये पॉइंट क्या कहता है कि जो जुडिशियल रोल है उस रोल में एग्जीक्यूटिव के साथ काफी टेंशन्स रहा है पाकिस्तान में। पर्टिकुलरली कहा जाए जो जुडिशरी है पाकिस्तान की, उसने हमेशा एक चीज को हाईलाइट किया है, डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी। मतलब जो कुछ भी मिलिट्री कर रही है उसको वहां की जुडिशरी ने कहा भैया ये जरूरत है। डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी क्या कहता है? ये कहता है कि जब जरूरत होती है, नेसेसिटी होती है, तो उस समय जो भी काम हो रहा है वो लेजिट होता है कहीं ना कहीं। तो जुडिशरी ने इसको लेजिटिमाइज किया है मिलिट्री कूप्स को 58, 77 और 99 में। तो ये चीज शो करती है कि जुडिशरी भी वहां की कहीं ना कहीं इस चीज में हिस्टोरिकल एस्पेक्ट में काफी ज्यादा शामिल रही है। रिसेंट ईयर्स में देखा जाए जो जुडिशियल एग्जीक्यूटिव है उसका टेंशन काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया। मैं क्या कह रहा हूं? जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच का टेंशन इंक्रीज हो गया। क्यों? क्योंकि जो जुडिशरी है वो अपनी स्यो मोटो पावर को यूज कर रही थी। यह आपको पता इसलिए होना चाहिए क्योंकि 27th अमेंडमेंट में इन सभी चीज को एड्रेस किया गया है। व्हाट इज स्यो मोटो पावर? इसका साधारण सा मतलब होता है कि जब जुडिशरी बिना किसी केस के आए खुद ही केस अपने हाथ में ले ले और उसमें सुनवाई करना चालू कर दे। साथ ही साथ यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर का डिस्क्वालिफिकेशन हुआ था ये भी एक एस्पेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे जुडिशरी ने इंटरवीन किया था। जो मिलिट्री अपॉइंटमेंट्स है उसका रिव्यू भी जुडिशरी ने करने की बात कही। साथ ही साथ जो क्रिएशन है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट का 27th अमेंडमेंट में, कहीं ना कहीं वो चीज इस चीज को, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट वहां का या फिर जो कोर्ट्स हैं वहां के, वो लोग इन सारी चीजों को पहले आप नोटिस करो इस चीज को, यहां पे क्या कर रहे थे, इस जहां पे मिलिट्री को उन्होंने लेजिटिमाइज किया, फिर थोड़ी सी उनकी आंख खुली होगी कि नहीं भाई ये चीज तो गलत हो रही है, तो हम ना अपनी पावर का यूज करेंगे। तो इन्होंने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करना चालू किया। तब 27th अमेंडमेंट आ गया। अब इसमें क्या किया, इन सभी पावर को कहीं ना कहीं कर्टेल कर दिया गया है। तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में जो टेंशंस प्रिवेल कर रहा है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो जो रिपीटेड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हैं पाकिस्तान में, रिफॉर्म्स कैसे हैं, क्यों? उसके पीछे सबसे बड़ा रिफॉर्म के कारण है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, सिविल और मिलिट्री टेंशंस, जुडिशियल एक्टिविज्म। व्हाट इज मीनिंग ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म? साधारण सा मतलब होता है जुडिशरी बहुत एक्टिवेट हो जाए, उसे लगे कि मेरे पास केस आए और चाहे ना आए मैं तो भाई सुनवाई करूंगा और मैं न्याय के ऊपर बात करूंगा। मतलब बिना केस आए ही चालू हो जाए, एक्टिविस्ट बन जाए बेसिकली जुडिशरी। तो ये सारी चीज़ क्या दिखाती है? ये सारी की सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हाईलाइट करती हैं 27th अमेंडमेंट लाने के पीछे कारण को, क्योंकि जुडिशियल एक्टिविज्म बहुत ज़्यादा है, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के ऊपर डिबेट्स चल रही है, सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं। तो ये चीज़ कही गई है कि 27th अमेंडमेंट जो लाया गया है कहीं ना कहीं वो कॉन्स्टिट्यूशनल को रीस्ट्रक्चर कर रहा है ताकि एक स्टेबल और सेंट्रलाइज पावर हो सके पाकिस्तान में। लेकिन अब आपको समझ में आएगा कि ये स्टेबल और सेंट्रलाइज करने के चक्कर में फ्यूचर में और ज़्यादा इंस्टेबिलिटी होगी। इन सभी स्टेप्स के द्वारा हम वो भी समझने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप ये देखिए पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशनल टाइमलाइंस। अब देखिए 47 में पाकिस्तान भी हुआ, लेकिन उस समय कोई भी परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। तो पाकिस्तान गवर्न कैसे हो रहा था पूछोगे, तो पाकिस्तान में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट
1935 एज एन इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन काम कर रहा था। व्हाट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935? अगर आप नोटिस करोगे इसी बार 25 में भी सवाल पूछा गया है, 23 में भी, 24 में क्वेश्चन कहीं ना कहीं 1935 से रिलेटेड पूछा हुआ है। तो 1935 के कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहते हो? पहली चीज तो आप बोलोगे सर ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहलाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर फेडरल फीचर्स थे। यहां पे फेडरेशन ऑफ इंडिया बनने की बात हुई थी। फेडरेशन मतलब क्या होता है? मतलब जो पावर होती है उसको डिवाइड कर देना लोगों में। तो यहां पे 1935 में अंग्रेजों ने कहा भाई हम फेडरेशन बनाएंगे, मतलब पावर को डिवाइड कर देंगे प्रोविंसेस में और प्रिंसली स्टेट्स में। तो एक प्रिंस गवर्नमेंट बनेगी जिसे प्रिंसली गवर्नमेंट बोलेंगे, एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनेगी। साथ ही साथ यहाँ पे फेडरल कोर्ट बनाने की बात हुई थी। अब ये सारी चीजें क्या हाईलाइट करती हैं? ये सारी दिखाती है फेडरल फीचर्स को। तो जब पाकिस्तान आजाद हुआ तो उसने सोचा कि भैया इंस्टेड ऑफ मेकिंग न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इट इज बेटर टू अडॉप्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो उन्होंने इसी को अडॉप्ट कर लिया और इसी को लेकर के वो चलना चालू कर दिए। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बहुत समय ली परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एंड फाइनली 1956 में कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट होता है और पाकिस्तान को इस्लामिक रिपब्लिक नाम से कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा घोषित किया जाता है। और यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की बात की गई, लेकिन ये केवल 2 साल लास्ट हुआ। अब सोचो, मतलब 1956 में कॉन्स्टिट्यूशन आता है, 2 साल भी नहीं चल पाता और एंड हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे जो जनरल अयूब खान थे उन्होंने मार्शल लॉ लगा दिया। अब ये मार्शल लॉ लगाने की वजह से क्या होता है? यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो पूरी तरह से नल एंड वॉइड हो जाता है। अब दोबारा से 1962 में कॉन्स्टिट्यूशन बनता है इन द सेंस कि जो जनरल अयूब खान थे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया दोबारा से। यहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाई और यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव था उसकी पावर को बहुत स्ट्रांग कर दिया। व्हाट इज एग्जीक्यूटिव? बोलोगे सर जो एग्जीक्यूट करने वाली गवर्नमेंट होती है उसकी पावर को बहुत बढ़ा दिया। लेकिन अगेन ये 1969 में एंड हो जाता है। क्यों? क्योंकि अयूब खान ने पावर को हैंड कर दिया था याह्या खान को। तो आप नोटिस कर रहे हो किस तरीके से यहां पे पावर की ट्रांसफरिंग हो रही है, पॉलिटिकल पार्टीज में नहीं बल्कि जो मिलिट्री लीडर्स हैं या मिलिट्री ऑफिसर्स हैं उनके बीच में पावर की ट्रांसफरिंग हो रही है। उसके बाद फाइनली थर्ड और करंट कॉन्स्टिट्यूशन आता है पाकिस्तान का, जो कि बांग्लादेश अलग होने के बाद ड्राफ्ट किया जाता है और यहां पे इलेक्टेड पार्लियामेंट को कहीं ना कहीं और ज्यादा हाईलाइट करके बोलते हैं ना, एक सेंटर बनाया जाता है कि अब जो भी गवर्नमेंट होगी वो पार्लियामेंट से इलेक्ट की जाएगी। और यहां पे जुल्फिकार अली भुट्टो जो थे उन्होंने बहुत ही की रोल प्ले किया था इस चीज में। और वही सेम चीज जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन की गई थी, क्या कि भैया अब हम यहां पे पार्लियामेंट्री सिस्टम रखेंगे, तो वही थर्ड और करंट कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज मेंशन की गई थी। साथ ही साथ वही सेम 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है जो अभी तक फोर्स में है। बहुत सारे अमेंडमेंट्स इसमें आपको देखने को ऑलरेडी मिले हैं। ठीक है, चलो अब नोटिस करिए कि ये 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब आपको समझ में आ चुका है। पाकिस्तान का करंट कॉन्स्टिट्यूशन क्या है वो भी समझ में आ चुका है। अब इसको जोड़ के देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन अगर देखोगे तो 1950 में जो कॉन्स्टिट्यूशन आया उसमें अमेंडमेंट्स तो हमने भर भर के किए हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही ओवरथ्रो कर दिया गया है। ऐसा नहीं हुआ है कि इंडिया में कोई कूप लगा है या इंडिया में मिलिट्री पावर को ज्यादा एक वेटेज दे दिया गया है या उसको ज्यादा प्राइमेसी मिल चुकी है। ऐसा कहीं भी नहीं देखने को मिला है। तो ये क्या शो करता है? ये शो करता है कि इंडिया कैसे भी हो लेकिन यहां पे कहीं ना कहीं हम विश्वास करते हैं रूल ऑफ लॉ में। और वहीं पे अगर बात की जाए पाकिस्तान में तो वहां रूल ऑफ मिलिट्री पे विश्वास होता है। वहां पे मिलिट्री कहीं ना कहीं एक अपर हैंड पे हमेशा रहती है। और वहां पे जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है वो कंटिन्यूअसली अमेंड भी हुआ है, इंक्लूडिंग जो 27th अमेंडमेंट आया था। अब मैं समझाता हूं, ये 27th अमेंडमेंट का पूरा मैंने बैकग्राउंड समझा दिया। तो अब इस स्थिति में आपको पता है कि कितने कॉन्स्टिट्यूशन बने थे पाकिस्तान में, पहली चीज। दूसरी चीज, इंडिया के साथ ही वो हुआ लेकिन क्यों नहीं कर पाया वो भी आपको समझ में आया, क्योंकि इंस्टेबिलिटी थी। और फाइनली जो 1973 में कॉन्स्टिट्यूशन आता है उसी कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से प्रोविजंस थे अब मैं आपको वो बताऊंगा। तो 27th अमेंडमेंट जो अभी हुआ उसमें क्या हुआ, एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोड को एस्टैब्लिश किया जाता है। अब ये जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोड बनाया गया है ये क्या होगा, बेसिकली इस अमेंडमेंट के द्वारा एक नया कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बनाया जाएगा, वो भी फेडरल लेवल पे। ध्यान रखिएगा, मतलब सेंट्रल लेवल बात कहीं ना कहीं की जा रही है और वो मिक्स रहेगा। ठीक है, अब इस कोर्ट के पास पावर होगी कॉन्स्टिट्यूशनल
कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्प्यूट्स को कहीं ना कहीं हैंडल करने की। कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्प्यूट को इन्होंने कहा है कि भैया जब फेडरेशन और प्रोविंसेस के बीच में कोई भी डिस्प्यूट होगा तो ये हमारा फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट इसको एड्रेस करेगा। अगर इसी की बात की जाए जजेस में, तो इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा, प्रोविंसेस से भी जजेस आएंगे, साथ ही साथ जो आपका फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट्स है उन दोनों को मिला करके यहाँ पे जजेस बनेंगे। फिर जो चीफ जस्टिस होगा फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट का, उसका एक फिक्स टेन्योर होगा 3 साल का, और वो 68 ईयर्स पे आपका रिटायर हो जाएगा। अब ये जो अमेंडमेंट है, यहाँ पे कुछ पावर्स को हटा दिया गया। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपको याद आ रहा होगा मैंने आपको क्या समझाया था। मैंने बताया था कि जो प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशंस थे या जो अभी 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन था, वहां पे क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो उस चीज को ऑथेंटिकेट कर दिया, कहा कि जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है वो डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी के अंतर्गत हो रहा है। लेकिन अब यहां पे क्या हुआ है, यहां पे जो 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है, इसमें सुप्रीम कोर्ट की स्योमोटो पावर को हटा दिया गया है। तो अब सुप्रीम कोर्ट वहां का खुद से केसेस को नहीं ले सकता है। तो ये एबॉलिश होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट के या जुडिशरी के जो आपके जजेस हैं उनके दिमाग में ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा हिट हुई है कि यार ये चीज़ तो काफ़ी ज़्यादा गलत है, कहीं ना कहीं हमारी पावर को बहुत ज़्यादा कर्टेल कर दिया गया है। साथ ही साथ इसी 27 अमेंडमेंट में क्या हुआ है, अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर ऑफ जजेस के ऊपर बात की गई है। मतलब जो प्रेसिडेंट है पाकिस्तान का, वो ट्रांसफर कर सकता है हाई कोर्ट के जजेस को। अगर इंडिया में बात करो तो क्या होता है, इंडिया में अगर ट्रांसफर करना है, अपॉइंटमेंट करना है तो कौन करता है, आप बोलोगे वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा होता है। और पर्टिकुलरली कहा जाए कलेजियम सिस्टम होता है। कलेजियम सिस्टम में क्या होता है, यहां पे आपका सीजीआई होता है और सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, जो डिसाइड करते हैं कि कौन हाई कोर्ट में अपॉइंट होगा जज और कौन किस जहां पे ट्रांसफर होगा। तो वो अपनी रिकमेंडेशन देते हैं पार्लियामेंट में और फिर वहां पे इस चीज का प्रॉपर रिक्रूटमेंट और अपॉइंटमेंट ट्रांसफरिंग होती है। लेकिन पाकिस्तान में देखो, पाकिस्तान में प्रेसिडेंट को एक अपर हैंड दे दिया गया कि भैया आप जो हो ना हाई कोर्ट के जजेस को ट्रांसफर कर सकते हो, अगर जुडिशियल कमीशन ने रिकमेंडेशन दे दी है। अब ये जो शिफ्ट है, मतलब ट्रांसफरिंग और अपॉइंटमेंट का, ये शो करता है कि जो जुडिशियल पावर है उसमें शिफ्ट हो रहा है। मतलब जो कोर्ट्स के पास पावर है उसमें शिफ्ट होगा, और जब उसमें शिफ्ट होगा तो यहां पे जुडिशियल इंडिपेंडेंस भी कोर्ट की इंपैक्ट होगी, इफेक्ट होगी। और यहां पे 27th अमेंडमेंट में मिलिट्री की रीस्ट्रक्चरिंग हुई है, पर्टिकुलरली आर्टिकल 243 में। यहां पे क्या किया गया है, जो चेयरमैन जॉइंट चीफ्स एंड स्टाफ कमिटी की एक पोस्ट थी उसको एबॉलिश कर दिया गया। अब सोचो, ये चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमिटी, मतलब यहाँ पे सारे के सारे जो फोर्सेस हैं उन सबका एक चेयरमैन बनेगा, ये चीज होती थी। लेकिन अब क्या हुआ है, इसको एबॉलिश करके इन्होंने एक नई पोस्ट बनाई है बाय द नेम चीफ ऑफ डिफेंस। और ये जो पोस्ट है ये क्या होगा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो होगा वो सर्व करेगा एज चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस। बहुत ध्यान से ये बात समझिएगा, क्योंकि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के पास बहुत एजेस वाली पावर देने वाले हैं पाकिस्तान के लोग। अब पाकिस्तान के लोग मतलब पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने जो अमेंडमेंट लेकर के आए। अब यहीं पे जो नेशनल स्ट्रैटेजिक कमांड है उसका भी अपॉइंटमेंट आर्मी के द्वारा किया जाएगा। नेशनल स्ट्रैटेजिक कमांड क्या होती है, मतलब किसी देश की जो स्ट्रैटेजिक यूनिट होती है, पर्टिकुलरली न्यूक्लियर एसेट्स, तो उसकी कमांड भी आर्मी के पास दे दी गई है। आप सोच के देखो, मतलब ये आसिफ मुनीर चाहेंगे कि ये न्यूक्लियर को वेपन को यहाँ पे ऐसे चलाना है तो ही कैन, पर्टिकुलरली अगर देखा जाए रियल सेंस में, तो ये कर सकते हैं उस चीज को। साथ ही साथ ऑन टॉप जिसका बहुत बड़ा डिस्कशन या हीटेड डिस्प्यूट बन चुका है, वो है कि यहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन दे दिया गया है। जितने भी 5 स्टार ऑफिसर्स हैं, फील्ड मार्शल्स होंगे, एयरफोर्स के एडमिरल ऑफ फ्लीट होंगे, इनको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन दे दिया है। मतलब इनको जो है किसी भी तरीके से इनके ऊपर केसेस वगैरह नहीं कर सकते हो। साथ ही साथ अगर किसी भी टॉप ऑफिसर्स को हटाना है तो यहां पे 2/3 मतलब स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत होगी। अरे भाई, ये मेजोरिटी, और इंडिया में देखोगे यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सिंपल सी बात होता है, अगर कभी भी कोई आपका ऑफिसर गिल्टी पाया जाता है तो क्या होता है, यहाँ पे सीधा कोर्ट मार्शल कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो पाकिस्तान में पार्लियामेंट में घुसा रहे हैं। मतलब एक आर्मी ऑफिसर को अगर कोई टॉप लेवल का है उसे अगर हटाना है तो मेजॉरिटी चाहिए। और इंडिया में देखो, अगर किसी सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के जज को हटाना है तब स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत होती है। और एक लेजिट रीजन है हमने दिया है, क्योंकि अगर ऐसे ही हम किसी भी सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के जजेस को हटाने लग जाएंगे तो वो चीज़ कहीं ना कहीं बैकफायर भी करेगी,
है कि नहीं? इस वजह से स्पेशल मेजॉरिटी देना जरूरी है। लेकिन अगर किसी मिलिट्री पर्सन को या ऑफिसर्स को ये चीज दी जा रही है तो इससे हाईलाइट होता है कि कितनी ज्यादा अनसर्टेन और कितनी ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है इस समय पाकिस्तान की। साथ ही साथ जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट ने ही तो ये काम किया। आप नोटिस करो, प्रेसिडेंट ट्रांसफर कर सकता है जजेस को, तो ऐसा ना हो कि प्रेसिडेंट को ही हटा दे। तो प्रेसिडेंट में भी मतलब 27th अमेंडमेंट में प्रेसिडेंट के ऊपर कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं हो सकती है जब तक, और ऐसा नहीं है कि केवल आपका गवर्नर जब तक वो टर्म में है, मतलब ओवरऑल पूरी लाइफ में उसके ऊपर कोई प्रोसीडिंग नहीं कर सकते हो किसी भी कोर्ट में। अब ये चीज कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल भी कही जा रही है। अगर मैं और कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस कहूं 27th में जो किए गए हैं, उसमें क्या है कि कुछ अर्लियर ड्राफ्ट जो थे जिसमें प्रेसिडेंट के पास एक प्रॉपर पावर होती थी, या जो इसके पहले लाए गए थे 27th अमेंडमेंट के पहले, उन सब को ड्रॉप किया गया है और रिवाइज करके प्रेसिडेंट ने अपनी एसेंट दे दी है उसके ऊपर। अब ये चीज पाकिस्तान की हिस्ट्री में बहुत ज्यादा एकदम बोलते हैं ना एपी सेंटर की तरीके से, क्योंकि इस समय जियोपॉलिटिक्स पूरी एकदम खलबला चुकी है। उसे नहीं समझ में आ रहा है जियोपॉलिटिक्स में कौन किसकी साइड में जाएगा। और पाकिस्तान एक बहुत ही क्रूशियल प्लेयर होने जा रहा है इसमें, क्योंकि पाकिस्तान की जो ज्योग्राफी है वो क्रिटिकल पॉइंट पे है, एक ऐसे जंक्शन में है जहां से जियोपॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो सकती है। आप नोटिस करोगे अमेरिका इतना ज़्यादा इंक्लाइन पाकिस्तान पे क्यों हो रहा है, कभी आपने सोचने की कोशिश की है? क्योंकि उसे ही पता है अगर पाकिस्तान हमारे फेवर में होगा तो इससे हमारे पास एक एजेस होंगे, पर्टिकुलरली मिडिल ईस्ट में। तो इस वजह से सभी लोग उस चीज़ को समझ रहे हैं और वैसे ही स्टेप ले रहे हैं। इंडिया ने वही सेम चीज़ मेक श्योर की है कि कहीं ये ना हो कि पाकिस्तान इस चीज़ का फ़ायदा उठा ले। चाइना भी सेम काम कर रहा है। चाइना ने तो ट्राइलैटरल डायलॉग टाइप की बात की है, जहां पे चाइना, बांग्लादेश और पाकिस्तान आपस में मिलकर बातचीत करेंगे रीजनल पीस के बारे में। तो इंडिया ऑब्वियसली बात यही सोचेगा, यार रीजनल पीस की बात कर रहे हो, अरे अनपीस कहाँ है? मतलब हम थोड़ी पीस को खराब कर रहे हैं, पीस को खुद ही खराब कर रहे हो, और फिर पीस की बात आप लोग खुद ही कर रहे हो। ये तो वही बात हो गई ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो यहाँ पे ये जो चीजें दिख रही हैं, ये जियोपॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल रिलेशन में काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट है, आपको जो समझनी होगी। तो अब यही सारी चीजें 27th अमेंडमेंट में जो लाई गई हैं, इससे आप सोच के देखिए ये जो बंदा है इसके पास कितनी पावर हो जाएगी। मतलब ये मोस्ट पावरफुल मैन बन जाएगा पाकिस्तान का। आप सोच के देखो, इतनी सारी पावर्स, ना इनके ऊपर कहीं कोर्ट में प्रोसीडिंग हो सकती है, ना इनको कोई हटा सकता है, इनके पास नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड का अधिकार दे दिया गया है। मतलब मुझे यही नहीं समझ में आ रहा क्या सोच के किया। जैसे बोलते हैं ना, पता नहीं क्या कौन सा भंग खा करके पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने सारे काम किए हैं, नहीं समझ में आ रहा, बट इन्होंने कर दिया है। तो ये चीज़ हाईलाइट करती है। अब यहाँ पे आप देखो यूपीएससी क्वेश्चन कैसे फ्रेम कर सकता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू पाकिस्तान 27th अमेंडमेंट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है? ये कहता है इट establishes a new federal constitution to deal exclusively with constitutional matters। क्या ये सही है? Absolutely right। Second कह रहा है it abolishes the post of chairman, joint chiefs of staff committee and creates a post of defense chief of defense forces। क्या ये सही है? Absolutely। क्योंकि यही मैंने आपको समझाया कि ये जो 27th अमेंडमेंट आया है पाकिस्तान का, इसमें एक प्रॉपर उस पोस्ट को एबॉलिश किया गया है जो कि चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की है, और एक नई पोस्ट बनाई गई है बाय द नेम चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस। तो ये चीज आपको काफी अच्छे तरीके समझ में आ चुकी होगी। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है? इट रिमूव्स लाइफ टाइम इम्यूनिटी फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। क्या ऐसा है? सोच के देखो, नहीं, ये इम्यूनिटी रिमूव नहीं करता, बल्कि ये इम्यूनिटी दे देता है। कौन सा? 27th अमेंडमेंट। क्योंकि अभी मैंने आपको ये चीज समझाई थी कि 27th अमेंडमेंट में क्या हुआ, प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो जुडिशरी में हाई कोर्ट को इधर से उधर ट्रांसफरिंग कर सकता है, साथ ही साथ उसको इम्यूनिटी भी दे दी गई है प्रेसिडेंट को। ठीक है, चलो अब मैं बात करता हूं ये जो लॉ पास हुआ है, अब ये दोनों के दोनों हाउसेस से पास किया गया है। जो प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी, उन्होंने अपनी एसेंट दे दी है इसको 30 नवंबर को ही। अब ये इतना ज्यादा कंट्रोवर्शियल क्यों है, इसका इंप्लीकेशन क्या हो सकता है? पहला इंप्लीकेशन तो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस का रिस्क हो सकता है। जो क्रिटिक्स हैं वो आर्ग्यू करते हैं कि अगर इतनी इम्यूनिटी टॉप मिलिट्री लीडर्स को दे दी जाएगी और कोर्ट्स को इस तरीके से रिस्ट्रक्चर कर दिया जाएगा, तो यहां पे जो पावर है वो कॉन्सेंट्रेट हो जाएगी कुछ के हाथों में। और इसके होने से क्या होगा, मिलिट्री और एग्जीक्यूटिव अगर दोनों अपने हाथ में पावर को रखेंगे तो गवर्नेंस किसके लिए होगी भाई?
पब्लिक का क्या होगा, आम जनता कहाँ पे जाएगी। तो ये चीज़ हाईलाइट करती है बहुत बड़ा एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्क हो सकता है पाकिस्तान में। साथ ही साथ जुडिशियल इंडिपेंडेंस की बात की जाए तो वो बहुत ज़्यादा थ्रेटन होती है, क्योंकि जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट है उसमें क्या होता है, जजेस का ट्रांसफरिंग, जजेस का अपॉइंटमेंट वो कहीं ना कहीं क्या होगा, ये फेवर में हो सकता है या उनको किया जा सकता है जो कि एग्जीक्यूटिव की तरफ इंक्लाइंड है। और अगर ऐसा होगा तो जुडिशरी में कौन आएगा, जुडिशरी में इंडिपेंडेंट जजेस आएंगे या फिर ऐसे लोग आएंगे जो कि पॉलिटिकली इंक्लाइंड होंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर एग्जीक्यूटिव उसमें अपना से बोल रहा है, एग्जीक्यूटिव की तरफ से अपॉइंट हो रहा है, तो इससे कहीं ना कहीं जो इंडिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंस है जुडिशरी की, वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगी। अब इन सभी चीज़ों को समझ के आप सोचिए कि मेन चीज जजेस, न्याय जिसके पास लेने जाओगे, अगर न्याय करने वाला ही दूसरी तरीके से मिला हुआ है जिसने अन्याय किया है, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि आपको न्याय मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पे ये भी चीज होती है कि जितने भी ये 27th अमेंडमेंट जो टॉप मिलिट्री पोजीशंस हैं उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग कर देता है। कैसे स्ट्रांग कर देता है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन दे करके। अब ये चीज़ सिविल मिलिट्री रिलेशन में कहीं ना कहीं टिल्ट हो सकती है। मतलब कैसे, मिलिट्री और सिविल ये किस तरीके से इन दोनों में रिलेशन होगा। डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। अगर किसी को भी लाइफ टाइम इम्यूनिटी दे दी है तो कैसे एक डेमोक्रेटिक नेशन में अकाउंटेबिलिटी किससे मांगोगे। डेमोक्रेसी का मतलब यह है लोगों का शासन, लोगों का तंत्र। अगर लोगों के पास अधिकार ही नहीं होगा उस इंसान से अकाउंटेबिलिटी मांगने का जिसने अन्याय किया है, तो किस बात का अकाउंट, किस बात का डेमोक्रेसी। तो ये जो चीजें हैं, ये 27th अमेंडमेंट डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी को कहीं ना कहीं बहुत इंपीड कर देता है। साथ ही साथ अगर देखा जाए जो कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग दे दी गई है नेशनल स्ट्रैटेजिक कमांड की, इससे क्या होता है, जो न्यूक्लियर एसेट्स है उसका कंट्रोल किसी एक से दो इंसान के पास आ जाएगा। अब ये होने से क्या है, मेजर सिक्योरिटी इंप्लीकेशंस हो सकते हैं। अब ये पाकिस्तान के लिए नहीं होगा, लेकिन ये बाकी कंट्री, स्पेसिफिकली देखा जाए इंडिया के रिगार्ड में, क्योंकि इंडिया में कहीं ना कहीं किस चीज़ के ऊपर बात होती है, हम कहते हैं कि हम कभी भी न्यूक्लियर कोड अपनी तरफ से यूज़ नहीं करेंगे। हमने न्यूक्लियर डिटरेंस के बारे में बात कर रखी है। अब वहीं पे पाकिस्तान के पास अगर देखो, अगर कोई भी साइकोपैथ या कोई भी ऐसा इंसान जो कि पूरी तरीके से ब्रेन वॉश्ड है, उसको नहीं पता है कैसे काम कहाँ पे करना है, तो ये चीज़ें क्या कर देंगी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। पूरे के पूरे जितना वर्ल्ड ऑर्डर है उस पर इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि पावर का जितना ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन होगा उसका इन्वर्स और नेगेटिव इम्पैक्ट उतना ही ज़्यादा पड़ता है। ठीक है, चलो अब अगर आप नोटिस करोगे तो ये मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है कि जो अर्लियर अमेंडमेंट्स हुए थे पाकिस्तान में से 18th अमेंडमेंट हुआ था, वहां पे पावर को क्या किया, ट्रांसफर किया गया था प्रोविंसेस को, एजुकेशन, हेल्थ, नेचुरल रिसोर्सेज को। ये मैंने ऑलरेडी समझा दिया था। लेकिन आप कंपेयर करिए, 27th का कंपैरिजन करिए, यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन किया गया है, लेकिन 18th में कहीं ना कहीं चीजें सही थी। वहां पे 18th में डिसेंट्रलाइज किया गया, 27th में डिसेंट्रलाइज कर दिया गया। आप वर्ड समझना, डिसेंट्रलाइज मतलब पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। 27 में क्या किया, जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है उसको दोबारा लपेट के एक जहां पे सेंट्रलाइज कर दिया गया। कैसे किया गया, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन बना के और सेंट्रल रोल को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया। ठीक है, अब कैसे इंक्रीज किया वो सारी चीजें मैंने आपको समझाई है। एक बार सरसरी निगाह से आप पढ़ लोगे तो आपको वैसे भी सारी की सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। पर्टिकुलरली बात की जाए तो जो आपका चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस है उसके पास पावर बढ़ा दी गई, स्ट्रैटेजिक कमांड को इंप्रूव कर दिया गया। अब ये सब चीजें क्या दिखाती हैं, जो टसल है सिविल और मिलिट्री में, जो बैलेंस है एग्जीक्यूटिव और मिलिट्री में, कितना ज़्यादा हार्मनी में चल रहा है, कितना ज़्यादा इंपैक्ट हो, दोनों चीज़ यहाँ पे हाईलाइट होती है। अब मैं बताता हूँ इसी सेम चीज़ को मैं कंपेयर करता हूँ दूसरी कंट्रीज़ के साथ, ठीक है, क्योंकि ये भी ज़रूरी है। अगर आप देख रहे हो 27th अमेंडमेंट में मिलिट्री को एक एज दिया जा रहा है, मिलिट्री के पास पावर दी जा रही है कि भैया आप लोग जो है अपने अनुसार काम को कर सकते हैं। तो दूसरे देश में कैसा हो रहा है हम वो भी देखेंगे आसपास के। तो इजिप्ट की बात की जाए तो 2013 के बाद से इजिप्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जिसमें मिलिट्री ऑटोनॉमी को ग्रांट कर दिया, और साथ ही साथ जो सिविल प्रोसिक्यूशन होता है उससे प्रोटेक्शन मिल गया किसको, मिलिट्री को। अब ये चीज
पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती है। जो मिलिट्री लीडर्स हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी दे दी गई कि भैया वो जो है गार्जियन ऑफ स्टेट है, मतलब ये स्टेट जो देश है उसके गार्जियंस हैं ये। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है इन सब लोगों के लिए। किसके लिए? जो इजिप्ट के लोग हैं, मिलिट्री लीडर्स। तो अब अगर वही सेम सिमिलैरिटी आप ले करके जोड़ोगे पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में भी सेम सिक्योरिटी जो इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे मिलिट्री, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन मिला है। मिलिट्री अभी भी सेंट्रल रोल पे है, गवर्नर पूरा जो गवर्नेंस आर्किटेक्चर है वहां पे। अगर मैं बात करूं म्यांमार की, तो 2008 में जो कॉन्स्टिट्यूशन आया था उसने मिलिट्री को कहीं ना कहीं एक एज पे डाला। 25% सीट्स जो पार्लियामेंट में थी वो मिलिट्री के लिए रिजर्व की गई। होम, डिफेंस, बॉर्डर मिनिस्ट्री, ये सब के सब कहीं ना कहीं मिलिट्री के हाथ में थे। अब यहाँ पे अगर आप इसको भी कंपेयर करो पाकिस्तान के साथ, तो पाकिस्तान में जो मिलिट्री अथॉरिटी है उसका इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हुआ है। ऐसा नहीं है केवल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेजेंस रहेगी, बल्कि ये चीज़ मिलिट्री एक प्रॉपर तरीके से इंस्टीट्यूशन लेवल पे काम करेगी। मिलिट्री केवल ऐसा नहीं सजेशन बेसिस पे है, अब एक्शन भी ले सकती है अगर रिजर्व किया जाए। कुछ मैं डिफरेंसेस बताऊं तो जैसे म्यांमार में क्या दिया गया था, सीट्स को एलोकेट कर दिया गया था, लेकिन पाकिस्तान में कोई रिजर्व सीट नहीं दी गई है पार्लियामेंट में। यहां पे सिंपल ये कहा गया अगर किसी भी टॉप लीडर को, कोई भी आपका पाकिस्तान मिलिट्री का टॉप लीडर है उसको हटाना है, तो भाई आप जो है बहुत आसानी से नहीं हटा सकते हो, आपको स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत पड़ेगी। ये किसने कहा है? ये पार्लियामेंट ने अपने अमेंडमेंट में चीजें बोली हैं। अब मैं बात करूं टर्की की, तो टर्की में कहीं जो अगर आप देखोगे तो हिस्टोरिकल लेवल पे वो सेकुलरिज्म के गार्जियन कहे जाते हैं। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बनाई तो गई, उसके पास कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी भी थी, और जो कूप्स होते हैं मतलब मिलिट्री टेक ओवर्स होते हैं उनको इंस्टीट्यूशन लेवल पे भी लेजिटिमाइज किया कि अगर कभी भी कोई ऐसी सरकार आ चुकी है जिसके पास सही हक नहीं है, जिसके पास सही तरीका नहीं है, तो कूप्स लग सकते हैं। लेकिन अगर सिमिलैरिटी अगर देखोगे तो यहां पे भी सेम चीज हुई, मिलिट्री जो लीडरशिप है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन मिला है। लेकिन अगर डिफरेंस देखोगे तो टर्की ने अब मिलिट्री पावर को रिड्यूस कर दिया, क्योंकि टर्की को ही पता है अगर हम बहुत ज़्यादा मिलिट्री पावर दे देंगे तो यहाँ पे ट्रेड नहीं हो पाएगा। टर्की में बहुत बड़ी मात्रा में टूरिस्ट भी जाते हैं, तो वो इम्पैक्ट हो जाएगा। तो टर्की क्या कर रहा है, अब मिलिट्री पावर को रिड्यूस करने पे भी बात कर रहा है। तो पाकिस्तान अगर उसको ग्लोबल पैटर्न के लेवल पे देखा जाए कि ग्लोबल में उसकी कैसी इमेज हो सकती है, तो ग्लोबल में इमेज कैसी भी होगी, क्योंकि अच्छी तो ऑब्वियस सी बात नहीं है, लेकिन ये उसके कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा रीफेस करती है, पूरा रीशेप करती है। वहां पे सिक्योरिटी क्राइसिस, सिविल मिलिट्री टेंशन, पॉलिटिकल ट्रस्ट जब डिक्लाइन हो रहा है, जुडिशियल कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है, तो उस परिस्थिति में कैसे पाकिस्तान अपने आप को इस ग्लोबल पैटर्न में, मतलब जो पूरे ग्लोब में, जहां पे अगर आप यूरोपियन कंट्रीज को देखोगे वो बात कर रहे हैं डेमोक्रेसी के ऊपर, वो बात कर रहे हैं लिबर्टी के ऊपर। कनाडा की देखोगे वहां पे किस चीज के ऊपर बातें हो रही, भैया हर चीज की लिबर्टी मिल रही है। वहीं पे पाकिस्तान की बात देखो तो यहां पे ये मिलिट्री पावर को सेंट्रलाइज कर रहे हैं। बेसिकली जितने भी मेन एजेस होते हैं एक देश के, वो आप कैसे एक इंसान के पास सौंप सकते हो, ये चीज़ बहुत ज़्यादा एक ज़रूरी है जो आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, अब नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट यही होगा कि जो फर्स्ट है मतलब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हैं उसका अपॉइंटमेंट होगा। अपॉइंटमेंट कौन है? आसिफ मुनीर को आपका फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनाया जाएगा। इनके ड्यूल रोल होंगे, एक तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तो है ही, साथ ही साथ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी हैं भाई साहब। ये इनके पास मिलिट्री कमांड पूरी तरीके से सेंट्रलाइज होगी। ये अब फ्यूचर कमांड्स को कहीं ना कहीं अपने हिसाब से बताएंगे कि अब ये ऐसे होना है, वैसे होना है, और यहां से शुरुआत होती है एक नए चैप्टर की। बेसिकली अभी तक चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस वाली चीजें नहीं थी, लेकिन अब से क्या होगा, इन्होंने एक मुहिम रख दी या इन्होंने एक प्रेसिडेंट रख दिया है कि आने वाले समय में अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होगा। सेकंड में क्या है, अब यहां पे न्यू जुडिशियल आर्किटेक्चर होगा। अभी तक देखोगे जो पाकिस्तान का जुडिशरी थी वहां पे स्योमोटो कॉग्निजेंस था, वो खुद से केसेस को ले सकते थे, वो क्वेश्चन कर सकते थे। लेकिन अब जब 27th अमेंडमेंट से फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को बना दिया गया है, तो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस अब हर प्रोविंसेस से होंगे। यहाँ पे ऑपरेशनल गाइडलाइंस होंगी, जूरिसडिक्शन जो जितना दायरा है उसके बारे में बात की जाएगी, केस के ट्रांसफर मैकेनिज्म के ऊपर बात की जाएगी, और यहीं पे क्या होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा किसका, पावर्स का, फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट टू फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट। अब
अब ये चीज़ क्या दिखा रही है, ये चीज़ शो करती है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूशनल ओवरलैप होगा। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट काम कर रहा है, एक तरफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट काम कर रहा है, तो किसके पास एज की पावर है, ये भी कंफ्यूजिंग हो जाता है इसमें। अब यहाँ पे कुछ लीगल चैलेंजेस अगर देखे जाएं तो लीगल चैलेंजेस, पहली चीज़ तो यही है कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस बहुत बुरी तरीके से यहाँ पे इरोड हो सकती है। साथ ही साथ अगर देखा जाए एग्जीक्यूटिव का कंट्रोल बहुत ज़्यादा एक्सेसिव है इसमें। लाइफ टाइम इम्यूनिटी देना किसी टॉप मिलिट्री ऑफिशियल को, पर्टिकुलरली प्रेसिडेंट को या फिर जैसे आसिफ मुनीर जैसे लोगों को, तो उससे क्या होगा, उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। आगे आने वाले समय में ये एक लेसन बन जाएगा बाकियों के लिए। अब जब लेसन बनेगा तो क्या पता आगे आने वाली जो जनरेशन हो वो किस तरीके से इस 27th अमेंडमेंट को यूज़ करेगी। अरे भाई, जब 1973 में ये कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया था तो उन्हें थोड़ी पता था कि आने वाले समय में ऐसा होने वाला है, आने वाले समय में सिंदूर ऑपरेशन होगा, पहलगाम अटैक होगा। दे वर नॉट अवेयर अबाउट दिस फैक्ट। उन्हें बस ये था कि चलो कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ, कूप्स हो रखे हैं 3। आप सोच के देखो पाकिस्तान की परिस्थिति, उन्होंने 3 कॉन्स्टिट्यूशन बना चुके हैं और एक भी कॉन्स्टिट्यूशन ढंग से काम नहीं कर पाया है। क्यों? क्योंकि मिलिट्री इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा था। अब इससे सीख क्या मिलती है? अगर एक सिंपल सी भाषा में अगर आपको सीख समझना हो, सीख ये मिलती है कि मिलिट्री को मिलिट्री तक ही रहना चाहिए। उसे पॉलिटिक्स में या फिर सिविल इंटरवेंशन जब ज़्यादा होता है तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो जाती है। अब इसी के साथ आपको इंडिया के रेफरेंस में देखोगे तो इंडिया इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा सही है। इंडिया ने मिलिट्री का एक दायरा बना के रखा है। भैया, आपकी एक साधारण सा दायरा इतना ही है, आपको उसी दायरे में रह के काम करना है। ऐसा नहीं करना है कि आप दायरे से बाहर जाकर के सिविल मैटर में आके इंटरवीन कर रहे हो, पॉलिटिकल मैटर में आके इंटरवीन कर रहे हो। आपका सिंपल सा काम ये है, जो आपके हाथ में काम दिया जा रहा है उसको काम करिए। यहां पे भी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ तो बनाया गया है सीडीएस को, लेकिन किस लिए बनाया गया है? इसके पास कोई भी आपकी बोलते ना कमांड की पावर नहीं है। इनके पास ये पावर नहीं कि किसी पे अटैक घोषित कर देंगे, हाँ, ये बिल्कुल भी नहीं है इसमें। इनके पास सिर्फ ये है कि एक एडवाइजर है, बेसिकली सिक्योरिटी मैटर में डिफेंस मिनिस्टर को एडवाइस देंगे कि अगर कभी कोई दिक्कत है, कभी कोई ऐसी परिस्थिति आई है जहां पे जरूरत है किसी तरीके की, तो वहां पे एडवाइस देंगे। कोई इनके पास पावर नहीं है, ठीक है। तो ये चीज यहां अगर पाकिस्तान के मैटर में देखोगे तो वो चीज पूरी तरीके से वाइस वर्सा हो जाती है। उनके पास पावर बहुत दे दी गई है और जुडिशरी को भी अंडर लो कर दिया गया है, तो ये एग्जीक्यूटिव कंट्रोल बहुत ज्यादा एक्सेसिव हो जाएगा। लाइफ टाइम इम्यूनिटी देना, ये सारी चीजें भी अपने आप में बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाती है। अब यहां पे अगर देखा जाए तो इससे क्या हो सकता है, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव का एक ना प्रॉपर तरीके से कन्फ्रंटेशन हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट अगर स्क्रूटनाइज करेगा कि आप जो 27th अमेंडमेंट लेकर के आए हो इसकी वैलिडिटी बताइए भाई, तो अगर वैलिडिटी मांगी गई, किससे मांगेगा? पार्लियामेंट से मांगेगा कि आप हमें बताइए कि ये जो आप लेकर के आए हो, आप कैसे लेकर के आए हो। तो अगर वो पूछा जाएगा तो वहां पे उसको ओवरराइड करने की भी तो पावर है उनके पास। तो यहां पे फ्रिक्शन होगा जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में। ट्रांसफर हुई है किसके बीच में? स्यो मोटो पावर्स ट्रांसफर हो चुकी है, तो सुप्रीम कोर्ट पक्का तो इस बात पे बोलेगा ही बोलेगा। साथ ही साथ जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है और जो सुप्रीम कोर्ट है, इनकी अथॉरिटी कैसे डिसाइड होगी, किसके पास कितनी अथॉरिटी है, ये भी तो पता होना चाहिए ना। अगर डायरेक्टिव से नहीं पता है तो एक केस सुप्रीम कोर्ट के पास आएगा, वो बोलेगा भैया मेरे पास का नहीं है, ले जाओ इसको एफसीसी के पास। एफसीसी के पास जाएगा तो बोलेगा नहीं मेरे अंदर नहीं है, दूसरे पास ले जाओ। तो यहां पे एग्जीक्यूटिव रोल भी दिखता है जजेस के ट्रांसफर का। वो कैसे होगा? क्योंकि एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट के पास पावर दे दी गई है, अब वो कैसे आगे चल के इसका इस्तेमाल करेंगे, ये भी बहुत ज्यादा हाईलाइट होता है इस पूरे में। तो इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो एक इंस्टीट्यूशनल डेडलॉक बनने की स्थिति बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाती है। और जब ये बनेगा तो कॉन्स्टिट्यूशनल कंटेंट आपका कंटेस्टेशन होगा, जिसमें आमने सामने आ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी सामने रहेगा, एग्जीक्यूटिव भी सामने रहेगा। तो उस समय कैसे टैकल करेंगे इन सभी चीजों को, वो बहुत ज्यादा एक कंसर्निंग वाली सिचुएशन बन जाती है। साथ ही साथ अगर प्रॉपर हम देखें फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्ट्रक्चरिंग देखी जाए तो वहां पे सिक्योरिटी सेक्टर रिफॉर्म्स भी होंगे, जिसमें मिलिट्री, इंटेलिजेंस, स्ट्रेटेजिक कमांड, इन सब को उठा करके एक जहां सेंट्रलाइज किया जाएगा।
पॉसिबल चेंजेस और भी किए जा सकते हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो 18th अमेंडमेंट में ऑटोनॉमी का फ्रेमवर्क था, तो क्या पता 27th में अगर डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है तो यहाँ पे दोबारा से आगे आने वाले समय में वो कुछ ऐसा अमेंडमेंट लेकर के आए जो कि ऑटोनॉमी को ले ले, जो कि बात करें हमें और सेंट्रलाइजेशन चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज ये हो सकती है, जो गवर्नेंस मॉडल है पाकिस्तान का वो डिसेंट्रलाइज से सेंट्रलाइज की तरफ जा चुका है, जहां पे मिलिट्री लीडरशिप अब डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में एंटर कर चुकी है। तो ये रीडिफाइन कर रहा है जुडिशियल हायरार्की को, क्योंकि अभी तक जुडिशियली जो जुडिशरी थी वो इंटरवीन कर दे रही थी। अगर कभी भी कोई मिलिट्री ऑफिसर है या फिर कभी कोई पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है तो उसमें इंटरवेंशन था जुडिशरी का, लेकिन यहाँ पे अगर बात करोगे तो इस जहाँ पे नहीं है, यहाँ पे अब वो हटा रहे हैं धीरे धीरे। तो जुडिशियल हायरार्की कैसे होगी, क्योंकि सेंट्रलाइजेशन बढ़ रहा है। तो जो पाकिस्तान का पॉलिटिकल इवोल्यूशन है वो अगले नेक्स्ट डेकेड में बहुत अलग तरीके से शेप होगा। अब या तो ऐसा होगा कि जो गवर्नेंस मॉडल है वो बहुत स्टेबलाइज हो, बहुत एकदम बोलते हैं ना एकदम स्थिर हो जाएगा, या तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा एकदम खराब हो जाएगी, ऐसी परिस्थिति आ जाएगी जहां पाकिस्तान सोच भी नहीं पाएगा अपने आप को। ठीक है, तो क्रिटिसिज्म एंड कंसर्न्स मैंने ऑलरेडी आपको समझाए हैं, वर्ड बाय वर्ड एक बार फिर से पढ़ सकते हो। सेपरेशन ऑफ पावर पूरी तरीके से अंडरमाइन हो जाएगी, किसके पास कौन सी पावर है वही नहीं पता होगा। पर्टिकुलरली सुप्रीम कोर्ट अलग हो गया, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट अलग कर दिए हैं। अगर ये इम्यूनिटी जो दे रखे हैं, ये मैंने पर्टिकुलरली अलग से इसलिए लिखा है क्योंकि आप मेंस में लिख सकते हो, आप इंडिया में सहारा लेकर के लिख सकते हो कि सेपरेशन ऑफ पावर जीएस पेपर 2 में स्पेसिफिक सेक्शन है, इस वजह से मैंने ये ले रखा है पॉइंट। ठीक है, जो लाइफ टाइम इम्यूनिटी दे रखा है उससे अकाउंटेबिलिटी प्रिंसिपल पूरी तरीके से वायलेट होता है। अरे तब तक इम्यूनिटी तो ना जब तक कोई एक पोस्ट पे है, जैसे ही पोस्ट से हटेगा तो ऐसा थोड़ी कि लाइफ टाइम इम्यूनिटी दे दिया, अब पूरी जिंदगी भर कोई भी गुनाह करोगे सारे जल्दी 7 खून माफ, तो यहाँ पे पूरे के पूरे खून माफ कर देते हैं। तो ये चीज अकाउंटेबिलिटी को बहुत ज्यादा कॉन्ट्रडिक्ट करेगी। ठीक है, अब यहां पे जो अकाउंटेबिलिटी किसकी, मिलिट्री पोस्ट की, प्रेसिडेंट की, ये सब अब चेक्स हो ही नहीं पाएंगे। अब इससे क्या होगा, अब्यूज ऑफ पावर के चांसेस बढ़ सकते हैं। जो नया जुडिशियल स्ट्रक्चर होगा इससे जुडिशियल इंडिपेंडेंस भी बहुत ज्यादा इरोड हो सकती है। यहां पे पॉलिटिसाइजेशन जो जुडिशरी का है उसका रिस्क बहुत बढ़ जाता है, ये मैंने आपको ऑलरेडी समझाया था। अगर जुडिशरी में बड़ी मात्रा में कौन आएगा, जो वो लोग हैं जो कि एग्जीक्यूटिव की तरफ से हैं, मतलब पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से जो लोग मोटिवेटेड हैं, जो उनकी तरफ से पुश किए गए हैं, अगर वो लोग जुडिशरी में आ करके अपनी राय देंगे, वो अपने केसेस को लेंगे, तो कैसे न्याय निकलेगा। ये आपको वही सेम चीज बोली, अगर अन्याय करने वाला ही जा करके जुडिशरी में अपने जजेस को रखेगा और वहीं पे जिसके ऊपर अन्याय हुआ है, क्या वो आके न्याय मांग सकता है जुडिशरी से? आंसर इज एब्सोल्युटली नॉट। तो ये चीज दिखाती है कि एग्जीक्यूटिव कंट्रोल अगर होगा जजेस के ऊपर तो उससे जुडिशियल बिहेवियर भी इंपैक्ट होगा, और अगर जुडिशियल बिहेवियर इंपैक्ट होगा तो ये चीज़ ओवरऑल बहुत सीवियरली इरोड कर देगी पाकिस्तान की पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को ही। इंडिया में बात की जाए तो इंडिया में क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर भी है, साथ ही साथ हमने जुडिशरी को पूरा बोलते हैं ना इंडिपेंडेंस हमने ऐसी दे रखी है कि वो इंटरवेंशन कर सकती है। अगर उसे लग रहा है कि यहाँ पे पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है तो जुडिशरी अपना टेक लेगी। आप याद करो क्या हुआ था, जो एनजैक था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे कहा था कभी भी अपॉइंटमेंट होना है सुप्रीम कोर्ट जजेस का, सीजीआई का, कुछ का भी, तो वहां पे आपका क्या कमिटी बनेगी जिसमें एग्जीक्यूटिव के लोग भी रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत बोला कि बिल्कुल भी नहीं, इसको नल एंड वॉइड कर दिया, इसको स्ट्राइक ऑफ कर दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया भाई इसको। क्या बोल के कि ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है। कौन सा बेसिक स्ट्रक्चर, जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी वाला है। तो लेकिन पाकिस्तान में देखो यहाँ पे जुडिशरी में ही इंटरवेंशन हो चुका है, और जब जुडिशियल इंडिपेंडेंस ही पूरी तरीके से इरोड होगी तो पब्लिक का भरोसा किस पे होगा, पब्लिक कैसे भरोसा करेगी? जो जुडिशियल इम्पार्शियलिटी है वो मजबूत रहेगी, वो तो पूरी तरीके से वीक ही हो जाएगी ना। साथ ही साथ इसमें क्या होगा, जो इन्फ्लुएंस है किसका, प्रोविंसेस का और सिविल सोसाइटी का, वो भी रिड्यूस हो जाएगा। सेंट्रलाइजेशन जब हो जाएगा इतना ज्यादा स्ट्रैटेजिक लेवल पे, कॉन्स्टिट्यूशन लेवल पे, तो जो आपकी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है वो भी मार्जिनलाइज हो जाएगी। जो आपके ह्यूमन राइट्स ग्रुप हैं, जो सिविल सोसाइटीज हैं, उनका पार्टिसिपेशन कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। नेशनल, अगर कभी भी नेशनल डिसीजन मेकिंग होती है तो उसमें हर एक सेक्शन का साथ लिया जाता है, नहीं लिया जाता, उसमें देखा जाता है कि भैया हम लोग किसको कितना सहभागी बना पा रहे हैं। लेकिन अगर यहां पे इस तरीके से काम होगा तो प्रॉपर तरीके से
से क्या एक चीज निकल के आएगी कि ओवरऑल ट्रस्ट बिल्डिंग ही खत्म हो जाएगी उन सेक्शन पे जो कि बहुत ज्यादा बिल्डिंग ब्लॉक है। कौन है? जो मार्जिनलाइज पीपल, वल्नरेबल पीपल, जिनकी स्थितियां बहुत खराब हैं, तो उनको कहीं ना कहीं डर होगा कि अब उनका डिसीजन मेकिंग में कोई रोल नहीं है, बस ऊपर के कुछ चुनिंदा लोग हैं जो निर्धारित कर रहे हैं किस चीज को, किस तरीके से नियम कानून बनेंगे, किस तरीके से कोई भी काम होगा। नियम कानून बनने के लिए क्या है? एग्जीक्यूटिव काम करेगी, पार्लियामेंट में बोली, पार्लियामेंट तो कर रही है, लेकिन पार्लियामेंट में अगर कभी भी किसी ऑफिसर को हटाना है, मिलिट्री पर्सन को हटाना है जिसके ऊपर कोई केस चल रहा है, और वो केस लेट्स से एग्जांपल कहाँ का बात हो रही है, बलूचिस्तान की बात हो रही है, तो उस मिलिट्री ऑफिसर को हटाने के लिए क्या है? स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। तो ये चीज कैसे कॉन्ट्रडिक्ट हो रही नहीं हो रही है? साथ ही साथ ये सेंट्रलाइजेशन का एक लॉन्ग टर्म प्रेसिडेंट शो होगा, ये क्रिटिसिज्म है इसका, क्योंकि अमेंडमेंट जो है ये एक टेम्पलेट बनेगा, कभी भी ओरिजिनल फॉर्म में कंप्लीट चीज नहीं आती है, पहले एक टेम्पलेट आता है, एक ऐसे धुंधली पिक्चर आती है, धीरे 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 पिक्चर एकदम क्लियर होना स्टार्ट होती है। तो जो 27th अमेंडमेंट हुआ है ये एज अ टेम्पलेट बनेगा। आगे आने वाले समय में जब सेंट्रलाइजेशन और तगड़े तरीके से होगा तो फ्यूचर रिफॉर्म्स जितनी भी लाए जाएंगे उसमें सेंट्रलाइजेशन एक की पॉइंट होगा। अब जब की पॉइंट होगा तो आज के समय सेंट्रलाइजेशन क्या हुआ है? आसिफ मुनीर के पास पावर दी गई है, कल को सोचो क्या हो सकता है, कल को कोई दूसरा, ऐसा तो है नहीं ये अमर हो चुके हैं भाई साहब, 30 से 40 साल बाद क्या होगा? सिचुएशन और ज्यादा सीवियर होगी, और ज्यादा प्रॉब्लम होगी, तो उस समय सोचो क्या कर सकती है। मतलब पूरा का पूरा जो ग्लोबल ऑर्डर है उसको खराब भी बोलते हैं ना, पूरी तरीके से इरोड हो सकता है, खराब हो सकता है, बर्बादी हो सकती है, बट इट डिपेंड्स इसका यूज कैसे होगा। क्योंकि अगर मिलिट्री और एग्जीक्यूटिव की अथॉरिटी को पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन लेवल पे अपग्रेड कर दिया जाएगा, जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन उनको डिफेंड कर रहा है, तो ये पाकिस्तान का गवर्नेंस मॉडल आने वाले डेकेड में पूरी तरीके से रीशेप कर देगा। और इससे क्या होगा? जितने भी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, जो माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, उसमें एक बहुत ही ज्यादा इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। अब जब इम्बैलेंस क्रिएट होगा तो लोगों को नहीं समझ में आएगा कि अब हमें काम किस तरीके से करना है, और जब ये नहीं पता होगा तो बहुत बड़े लेवल पे माइग्रेशन की क्राइसिस बढ़ सकती है, क्योंकि लोगों को भरोसा ही नहीं होगा सरकार पे। सो लोगों को लगेगा सरकार थोड़ी है, ये तो कुछ लोगों के द्वारा चलाया गया सिर्फ एक ड्रामा है, एक सर्कस चल रही है बेसिकली। तो लोगों का इंटरेस्ट नहीं होगा, लोगों का आखिरी में क्या है? मेन उद्देश्य होता है भैया उनको पैसा चाहिए, ठीक है, दे नीड मनी, क्यों? फॉर सर्वाइवल। तो वो अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए बाहर जाएंगे। जब बहुत ज्यादा माइग्रेशन होगा तो इससे धीरे धीरे क्या होगा? जो पब्लिक ट्रस्ट है वो इरोड होगा, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो पूरी तरीके से अपनी पावर को बोलते हैं ना, अब धीरे धीरे क्या होगा? जो आपकी दूसरी छोटी पार्टीज हैं वो भी खत्म होंगी, अगर ये चीज इसी तरीके से आगे बढ़ती है तो। ठीक है, तो ये एक मैंने प्रॉपर एस्पेक्ट में आप बोल सकते हो कि आपको कंप्लीट 27th अमेंडमेंट इन डिटेल समझ में आ चुका है। अब आपको करना क्या है? जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं उसको मेंस पर्सपेक्टिव के लिए जोड़ो। आप सोच के देखो कि सर जो आपने पॉइंट्स बताए उसको मैं मेंस के लिए कैसे यूज कर सकता हूं। तो मेंस में याद करो जीएस पेपर 2 में मैंने क्या बताया, आपको एक की टर्म बताया था, कंपेयर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम्स विद दैट ऑफ अदर कॉन्स्टिट्यूशंस। तो यहां पे जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, आप याद करो मैंने कौन कौन से पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब पाकिस्तान का जो 27th अमेंडमेंट था उसमें कौन कौन से की प्रोविजंस थे। तो आप बोलोगे सर पहला तो सेपरेशन ऑफ पावर, दूसरा जुडिशियल इंडिपेंडेंस, ये सब हाईलाइट हुआ कि नहीं हुआ? अरे यही दोनों चीजों की बातें तो इंडिया में भी होती है ना भाई। तो इंडिया में भी आपको कंपेयर करना है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है इस चीज के ऊपर। तो इंडिया में किस तरीके से काम होता है? क्या इंडिया में कोई एफसीसी जैसा है क्या, मतलब फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोड जैसी कोई चीज देखते मिलती है क्या? अब बोलोगे नहीं, यहां पे नहीं मिलता। बेसिकली यहां पे एक हायर कोर्ट है, वो एक हायरार्की में काम करता है। एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा, हाई कोर्ट होगा, और फिर आपका सुप्रीम कोर्ट होगा जिसके पास सुप्रीम अथॉरिटी होगी। तो यहीं पे एक वर्ड आता है ट्रिब्यूनल्स भी होते हैं। ट्रिब्यूनल्स को क्वासी जुडिशियल कोर्ट कहते हैं। यहां पे क्या होता है, इनके पास कुछ पर्टिकुलर मैटर्स दिए जाते हैं जिसके अंडर में लोग काम करते हैं। अब पाकिस्तान में सोचो सिचुएशन क्या होगी, ये छोटे छोटे जो ट्रिब्यूनल्स बने होंगे, जो लोअर कोर्ट्स होंगे। अरे भाई जब सुप्रीम कोर्ट की ये हालत कर दी है इन्होंने 27th अमेंडमेंट में, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि आगे आने वाले समय में सिचुएशन सही होगी? सही नहीं, ये और ज्यादा सीवियर और खराब हो जाएगी। आई होप आपको इस कंप्लीट वीडियो से एक अच्छी खासी नॉलेज मिली होगी कि आखिर ये 27th अमेंडमेंट एक्ट है क्या। अगर आपको इस वीडियो से मदद मिली होगी और किसी भी तरीके से आपको कोई डाउट है तो आप द्रोणाज आईएएस के कॉन्टैक्ट नंबर पे हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।